स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। बड़ी अपडेट्स आज हम बुलेटिन में आपके साथ साझा करने के लिए लेकर आए हैं। देखिए, बड़ी बात कैबिनेट को लेकर भी करेंगे क्योंकि कैबिनेट बैठक की तिथि निर्धारित कर दी गई है, लेकिन ठीक उससे पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी होने जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी और जो पोस्ट कोड्स अभी तक फंसे हैं, यानी कि जिन भर्तियों में रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया है या नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं, बिल्कुल उनसे जुड़ी जानकारी आज हम लेकर आए हैं। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक कब होगी, अपडेट आपको देंगे। उसके बाद कैबिनेट बैठक कब होने वाली है, इस बार क्या बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, तमाम बड़ी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। 4% डीए एचआरटीसी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को भी मिलने जा रहा है। कब और कैसे, ये भी अब आए हैं। ग्रेड पे पर फिर आवाज उठी है, ये एचआरटीसी की ओर से ही आवाज उठाई गई है। क्या कुछ इनका कहना है, जानकारी ये भी हम आपको देंगे। और इसके अलावा जो भी बड़ी अपडेट्स रही हैं, आज की बड़ी घटनाएं रही हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आशा वर्कर्स की ओर से भी यहां डिमांड उठाई जा रही है। एनटीटी भर्ती पर एक दफा फिर बवाल हो गया है, तो इससे जुड़ी जानकारी भी लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे क्योंकि अभी अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि आज कुछ एक जगहों पर मेघ छा गए थे, जिसके बाद तापमान में गिरावट जरूर आई है। आने वाले दिनों में मौसम साफ ही रहेगा, ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से पूर्वानुमान जारी किया गया है। हालांकि 1 से 13 अक्टूबर तक की जानकारी दे तो 95% कम बारिश हुई है। ये आंकड़ा भी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ही साझा किया गया है। अब मंत्री विक्रमादित्य सिंह के स्टेटमेंट पर आएंगे क्योंकि एक दफा फिर सरकार से हटकर इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है, सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा किया है। अक्सर अपने इन सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये सुर्खियों में बने रहते हैं। अब यहाँ एक और सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनावपूर्ण माहौल चल रहा है, वहीं दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की प्रशंसा की है। फेसबुक पर सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए इन्होंने ये कहा है कि ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले समय में भी केंद्र से मदद लेने के लिए ये प्रयासरत रहेंगे। तीसरी बात आदित्य सिंह ने लिखी है कि हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इन्होंने अपना कार्य किया है और आने वाले समय में भी विकास ये करेंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ही विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे, इस तरह के शब्द इन्होंने लिखे हैं। लेकिन बड़ी बात कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है और साथ ही साथ आने वाले समय में भी प्रयासरत रहेंगे केंद्र से मदद लेने के लिए। ये शब्द जब इन्होंने कहे, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, कई चर्चाएं बनी हुई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि केंद्र सरकार की ओर से कोई मदद हिमाचल को नहीं मिल रही है। दूसरी ओर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का सोशल मीडिया पर यह बयान देना कि वो आभार व्यक्त करते हैं केंद्रीय मंत्री का और वो प्रयासरत रहेंगे आने वाले समय में भी केंद्र से मदद मांगने के लिए। तो एक दफा फिर एक इस तरह की स्थिति बनी है और ये मायने निकाले जा रहे हैं कि सरकार से हटकर यहाँ मंत्री विक्रमादित्य सिंह चल रहे हैं। हर बार स्टेटमेंट उनकी इस तरह की आती है कि ऐसा लगता है विपरीत दिशा की ओर सरकार से चल रहे हैं और ऐसा ही फिर यहाँ माना जा रहा है। एक तरह से चर्चाएं इस तरह की बनी हुई हैं। आशा वर्कर्स लंबे समय से नियमितीकरण की मांग उठा रही हैं। एक दफा फिर इन्होंने हमीरपुर में जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंप ये मांग उठाई है। दरअसल ज्ञापन इन्होंने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा है। इनका ये कहना है कि लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन उस हिसाब से मानदेय इन्हें नहीं दिया जा रहा है। इनके लिए एक पॉलिसी निर्धारित की जाए, पॉलिसी के तहत इन्हें लाया जाए और नियमितीकरण इनका होना चाहिए। कुछ आशा वर्कर्स जो कि मौत के घाट उतर गई हैं, उन्हें मुआवजा तक नहीं दिया गया है। एक मुआवजे की राशि को लेकर भी इनके लिए प्रावधान किया जाए। तीसरी बात, टैब की मांग ये उठा रही है कि अपने मोबाइल फोन इन्हें यूज़ करने पड़ रहे हैं और टैब भी यहाँ सरकार की ओर से इन्हें उपलब्ध करवाया जाए। उचित मानदेय इन्हें मिलना चाहिए। कुछ जगहों पर आशा फैसिलिटेटर्स अभी तक नहीं रखी गई हैं, तो ये आशा फैसिलिटेटर्स भी रखी जाएं। जितने पद भरने की आवश्यकता है वो पद भरे जाने चाहिए। बहुत टाइम हो गया है इस मांग को उठाते हुए। अब आने वाले समय में नई रणनीति तैयार करेंगी अगर अभी भी सरकार इनकी मांगों पर गौर नहीं करती है। हालांकि हमीरपुर में उपायुक्त के माध्यम से सरकार तक इन्होंने अपनी बात पहुंचाने की आज ये कोशिश की है। जल रक्षक लगातार ये मांग उठा रहे हैं कि जो यहाँ 40 और 60 का कोटा रखा गया है, इनके भुगतान के लिए उसे बंद करते हुए एक तरह से खत्म कर दिया जाए और सीधे तौर पर जल शक्ति विभाग के दायरे में इन्हें लाया जाए। अभी देखिए, पिछले कल ही ये जानकारी सामने आई थी कि 184 जल रक्षकों को
अब नियमित कर दिया गया है और ये पंप अटेंडेंट बने हैं। 184 जल रक्षक 12 साल के बाद पंप अटेंडेंट बने हैं। 12 साल की अवधि बहुत लंबी है, तब तक इन्हें अपना अनुबंध पीरियड ही पूरा करना पड़ता है। फिलहाल इसे कम किया जाए, 12 साल की अवधि को घटाकर 10 या 8 किया जाए, ये अभी तक हुआ नहीं, इस पर कोई हलचल भी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन दूसरी ओर जो इन्हें मानदेय दिया जाता है ये 5,400 रुपये के करीब है, जो कि 12 साल तक यहाँ जल रक्षक अपनी सेवाएं देते हैं। तो ऐसे में 60% भुगतान इसमें सरकार की ओर से किया जाता है और 40% पंचायतें करती हैं। लेकिन ये 60 और 40% का कोटा खत्म करते हुए सीधा जल शक्ति विभाग के दायरे में लाया जाए, ये जल रक्षकों की ओर से बात कही गई है। अभी देखिए 184 जल रक्षक पंप अटेंडेंट बने हैं, अब इसके बाद 700 और बच रहे हैं जो कि दिसंबर में अपनी 12 साल की अवधि पूरी करने वाले हैं। हालांकि ये डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का आभार व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि अभी कई महीने बीत गए थे लेकिन इन्हें फिर पंप अटेंडेंट नहीं बनाया जा रहा था, यानी कि रेगुलर नहीं हो रहे थे। तो अब ये डेप्यूटी सीएम की बदौलत हो पाया है, ये भी यहाँ जल रक्षकों की ओर से माना जा रहा है। एनटीटी डिप्लोमा शर्त पर एक दफ़ा फिर बवाल हुआ है। ये आंगनबाड़ी वर्कर्स ही हैं, लगातार इनकी ओर से मांग ये उठाई जा रही है कि एनटीटी डिप्लोमा शर्त को बाहर रखते हुए प्रायोरिटी दी जाए इस भर्ती में आंगनबाड़ी वर्कर्स को। आज इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और अपनी मांगों को लेकर नदौन में प्रदर्शन किया है। नदौन में प्रदर्शन किया, उसके बाद एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ये एसडीएम के माध्यम से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाना चाह रही हैं। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने सिर्फ यहाँ एनटीटी भर्ती को लेकर मांग नहीं रखी है, बल्कि इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है, उसके बावजूद ग्रेच्युटी और अन्य लाभों की सुविधा इन्हें नहीं दी जा रही है। ये राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार से भी देखिए गुहार लगा रही हैं। इसके अलावा हरियाणा की तर्ज पर इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए, यानी कि 3,000 रुपए मासिक पेंशन इन्हें दी जाए, अन्य लाभ दिए जाएं और फाइनेंशियल ग्रोथ जैसे कि हरियाणा में दी जाती है हूबहू उसी तर्ज पर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में भी इनके लिए बनाई जाए। पंजाब की तर्ज पर इन्हें छुट्टियां और स्पेशल मेडिकल लीव भी चाहिए, ये भी इनकी ओर से मांग रखी गई है। और अगर नहीं होता है तो फिर आने वाले समय में ये भी आंदोलन करेंगी। हालांकि यहाँ मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को पूर्ण रूप से आंगनबाड़ी केंद्र का दर्जा दे दिया जाए, ये भी इनकी ओर से डिमांड रखी गई है। खैर ये वही डिमांड्स हैं जो पिछले कई वर्षों से दोहरा रही हैं, लेकिन एनटीटी भर्ती पर एक बड़ा घमासान हमें आंगनबाड़ी वर्कर्स और उन महिलाओं के बीच देखने के लिए मिल रहा है जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। ये एनटीटी भर्ती होने जा रही है न जाने कितने साल बाद, और बहुत मुश्किल से इसके लिए अब जाकर आरएमपी रूल्स बन पाए हैं और आउटसोर्स माध्यम से भर्ती होगी। मात्र वेतन इसमें 10,000 रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई वर्गों की महिलाएं चाह रही है कि उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। एक और वो बेरोजगार एनटीटी शिक्षिकाएं हैं जिनका कहना है कि कई वर्षों से निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रही थी, सरकार से कुछ नहीं लिया, तो अब कम से कम इस भर्ती में उन्हें प्रायोरिटी दी जाए। दूसरी ओर आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, इनका कहना है पिछले 14-15 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही हैं, तो अब इन्हें भी प्रायोरिटी यहाँ मिलनी चाहिए। और तीसरी ओर वो डिप्लोमा होल्डर महिलाएं हैं जिनके पास तो वैसे ही यहाँ 2 वर्ष का डिप्लोमा नहीं है, 1 वर्ष का डिप्लोमा लेकर आवाज़ उठा रही हैं अपने लिए कि ये जो डिप्लोमा में 2 वर्ष अनिवार्य किए गए हैं इसमें छूट देते हुए 1 वर्ष का डिप्लोमा उन्हें दिया जाए या 1 वर्ष का डिप्लोमा उनके लिए मान्य किया जाए। एचआरटीसी पर आना चाहेंगे 4% डीए की किश्त, क्योंकि एचआरटीसी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को भी मिलने वाली है और इसे लेकर आज इनकी बैठक हुई है यहाँ रोहन चंद ठाकुर के साथ, जो कि निदेशक हैं प्रबंधन के। हालांकि प्रबंधन ने इन्हें आश्वासन ये भी दिया है कि अब अगली निदेशक मंडल की जो बैठक होगी उसमें ये मामला बिल्कुल लाया जाएगा। निदेशक मंडल अपने स्तर पर भी इस निर्णय को पास करने वाला है। 4% डीए की किस्त मिलेगी एचआरटीसी पेंशनर्स को भी और कर्मचारियों को भी। इसके अलावा देखिए अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि बीओडी की बैठक कब होगी, इसे लेकर भी लगातार मांग उठाई जा रही है एचआरटीसी कर्मचारियों की ओर से और पेंशनर्स की ओर से। कुछ एक एजेंडास भी इनकी ओर से दिए गए हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो परिचालकों की वेतन विसंगति है वो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है। 1900 ग्रेड पे उन्हें मिल रहा है जबकि 2400 मिलना चाहिए था, तो इस पर भी माफ़ी चाहेंगे 1900 ग्रेड पे है। और जो पंजाब की तर्ज पर ये 3200 रुपये ग्रेड पे की मांग उठा रहे हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, तो इस पर भी लगातार उनकी ओर से आवाज़ उठाई जा रही है कि इस विसंगति को भी जल्द से जल्द दूर किया जाए। हालांकि आश्वासन इन्हें दिया गया है कि जो अगली निदेशक मंडल की बैठक होगी उसमें ये सभी मुद्दे लाए जाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात क्या है, 55 महीने का नाइट ओवर टाइम, इसकी अदायगी नहीं हुई है और मेडिकल रिवर्समेंट के बिल इनके क्लियर नहीं हुए हैं। लेकिन राहत भरी खबर ये है कि इतने समय बाद अब प्रबंधन ने
पत्र लिखा है सरकार को और इसमें ये ग्रांट मांगी गई है। तकरीबन 50 करोड़ रुपए रात्रि भत्ते के बनते हैं और 9 करोड़ रुपए चिकित्सक बिलों के बनते हैं, यानी कि मेडिकल रिमबर्समेंट के बनते हैं। अब ये अदायगी भी होगी। ये अदायगी इसलिए जल्दी हो जाएगी क्योंकि ग्रांट मांग ली गई है सरकार से। जैसे ही सरकार ये राशि भेजती है HRTC को, निगम के पास जैसे ही ये राशि पहुंचेगी, उसके बाद आवंटित कर दी जाएगी कर्मचारियों को भी और पेंशनर्स को भी। तो हर तरफ से इनकी मांग अभी पूरी होती हुई नजर आ रही है। 4% DA की किस्त भी मिलेगी। BOD की बैठक जल्दी तय कर दी जाएगी, आश्वासन इन्हें मिला है। मेडिकल रिमबर्समेंट के बिलों के लिए और नाइट ओवरटाइम की अदायगी करने के लिए यहाँ पत्र सरकार को प्रबंधन ने लिख दिया है और प्रबंध निदेशक की ओर से ये भी आश्वासन दिया गया है कि अगले निदेशक मंडल की जब बैठक होगी तो उसमें 4% DA की किस्त देने के लिए अपने स्तर पर भी यहाँ प्रबंधन फैसला लेगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने एक आदेश और दिया है। ऐसे कुछ HRTC कर्मचारी जो कि राजनीतिक पहुंच के चलते अपनी सर्विसेज सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, यानी कि बस में सेवा देने के बजाय या तो बुक काउंटर पर बैठे रहते हैं या फिर पेट्रोल पंप पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं या दफ्तर में बैठकर अपना समय गुजार रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। नौकरी से नहीं बल्कि उस कुर्सी से जिसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते। अगर बसेस के लिए उन्हें रखा गया है, बस में सर्विस देने के लिए उनकी तैनाती हुई है, तो उन्हें वही सर्विस देनी होगी और इसके लिए बाकायदा एक लिस्ट तैयार हो रही है ऐसे कर्मचारियों की जो अपनी सेवाएं सही ढंग से नहीं दे रहे हैं, बस में अपनी सेवा देने के बजाय इधर उधर मंडरा रहे हैं। और इसके लिए HRTC यूनियन ने भी हामी भरी है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे चालकों पर, परिचालकों पर जो अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभाते हैं और अपनी ड्यूटी कहीं देने के बजाय कहीं और बैठ रहे हैं। एक मांग और HRTC यूनियन ने रखी है कि परिवहन नीति में बदलाव नहीं होना चाहिए। दरअसल ये प्राइवेट बसेस को रूट्स देने के लिए परिवहन नीति में बदलाव देने की बात हुई थी, लेकिन इसका विरोध यहाँ जरूर HRTC कर्मियों ने किया है। लेकिन पेंशनर्स अभी भी नाखुश हैं। हालांकि मेडिकल रिमबर्समेंट का लाभ उन्हें मिलेगा, 4% DA की किस्त भी उन्हें मिलेगी, लेकिन अपने स्तर पे पेंशनर्स, HRTC पेंशनर्स वार्ता करना चाह रहे हैं सरकार के साथ। ये इंतज़ार में है कि कब सरकार इन्हें वार्ता के लिए बुलाती है, क्योंकि मुख्य समस्या ये है कि अभी भी देखिए पेंशन नहीं मिल पाई है। हर बार ये इतना ज़्यादा इंतज़ार अपनी पेंशन के लिए नहीं करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा इंतजार HRTC पेंशनर्स को ही अपनी पेंशन के लिए करना पड़ रहा है। इसके लिए एक तिथि निर्धारित की जाए, उसी तिथि पर इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। हालांकि जो इस बार सैलरी और पेंशन मिलेगी वो ठीक 4 से 5 दिन पहले सभी विभागों को और कॉर्पोरेशंस के कर्मचारी पेंशनर्स को मिल जाएगी 28 अक्टूबर, क्योंकि यहाँ तारीख निर्धारित कर दी गई है सरकार की ओर से। दिवाली है, इसीलिए ठीक एक हफ्ता पहले ही यहाँ वेतन और पेंशन कर्मचारियों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। आज क्योंकि आपदा प्रबंधन की ओर से यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया था शिमला के रिज मैदान पर, प्राकृतिक आपदा को लेकर इसमें जानकारी दी जा रही थी और एक बड़ी प्रदर्शनी भी लगाई गई थी जिसमें कई बड़ी नामी कंपनियां आई हैं जो कई तरह के बड़े इक्विपमेंट्स या ऐसे मशीनरीज को तैयार करती हैं जो प्राकृतिक आपदा के समय काम आती हैं, यानी कि रेस्क्यू टीम की ओर से जिनका प्रयोग किया जाता है। और इसी बीच मुख्यमंत्री सुक्खू भी पहुंचे थे रिज पर। इन्होंने पहले इस प्रदर्शनी में लगाई गई मशीनरीज को लेकर पूरी जानकारी हासिल की और फिर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से, क्योंकि ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था गेटी में, वहां भी इनकी ओर से भाषण दिया गया जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना था कि 9,000 करोड़ की फाइल थोड़ी सी आगे जरूर खिसकी है, लेकिन अभी तक कोई जल्दबाजी उसमें केंद्र सरकार ने नहीं दिखाई है। यहां प्रभावितों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है, राजनीति की जा रही है हिमाचल प्रदेश के साथ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है। जब 2 बार हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा आई, पिछले वर्ष और इस साल भी, हालांकि इस साल काफी कम रही है पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन जब भी प्राकृतिक आपदा आई तो राज्य सरकार पीछे नहीं हटी, ना ही कमजोर पड़ी, बल्कि सरकार की ओर से जो कुछ बन पड़ा वो प्रभावितों के लिए किया गया है। पहले जहां मकान टूटने पे 1 या 2 लाख की राशि दी जाती थी, अब उस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। फिलहाल 9,000 करोड़ की फाइल को लेकर मुख्यमंत्री ने इतना जरूर कहा कि ये फाइल जरूर तैयार हुई थी यहाँ का नुकसान का आकलन करने के बाद और केंद्र सरकार को रिपोर्ट भी भेजी गई। अब ये फाइल थोड़ी आगे जरूर खिसकी है, लेकिन राशि अभी तक राज्य सरकार को जारी नहीं की गई है, जिस वजह से कई समस्याएं आ रही हैं। लेकिन फिर भी हिमाचल सरकार अपने स्तर पर प्रभावितों के लिए और हिमाचल सरकार या सार्वजनिक संपत्ति को दोबारा दुरुस्त करने के लिए, हिमाचल में जो भी प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ उस ढांचे को दोबारा दुरुस्त करने के लिए सरकार अपने स्तर पर जरूर यहाँ बड़े कदम उठा रही है। तो ये आज इनकी ओर से जानकारी दी गई है। हालांकि एक बड़ी बात मुख्यमंत्री ने जरूर कह दी कि अब हमें प्राकृतिक आपदा के साथ ही जीना सीखना होगा। हिमाचल में जिस तरह के परिदृश्य सामने आए हैं उसके बाद ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ बड़े
हादसे हो सकते हैं, बड़े लैंडस्लाइड्स कभी भी हो सकते हैं, खास तौर पर जब मॉनसून का सीजन चल रहा हो। तो हमें आपदा के साथ जीना सीखना है, लेकिन कैसे खुद को महफूज रखना है, सुरक्षित रखना है, इस पर अब यहाँ जन जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और इन अभियानों का हिस्सा आम लोगों को जरूर बनना होगा अगर वो अपना जीवन सुरक्षित चाहते हैं। इसके लिए पालमपुर में SDRF के तहत एक प्रशिक्षण केंद्र भी तैयार किया जा रहा है, जहां लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो बाढ़ में फंस जाते हैं, कहीं बादल फट जाता है या लैंडस्लाइड हो जाता है तो कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, अगले बजट पर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने 11 विभागों के साथ आज प्री बजट कंसल्टेशन ली है। इसमें ट्रांसपोर्ट, HRTC, टूरिज्म, आबकारी, पुलिस और गृह विभाग इत्यादि शामिल है। हालांकि वर्तमान वर्ष में बजट में ही 4000 करोड़ का शॉर्टफॉल है, लेकिन अभी अगला साइज बजट का क्या होगा ये जनवरी तक तय हो जाएगा। लेकिन मीटिंग्स का सिलसिला अभी से ही बजट के लिए शुरू हो चुका है। हिमाचल की सेहत खतरे में है, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युवा पीढ़ी या अभी जो जनरेशन काफ़ी छोटी है या आई भी नहीं है, वो 2 बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। एक तो बौनापन है और दूसरा नशे के जाल में फंसते जा रहे हैं। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से ये जानकारी दी गई है। दरअसल जिला कांगड़ा में 3 दिन की वर्कशॉप बुलाई गई थी। ये राज्य स्तरीय बाल पोषण को लेकर वर्कशॉप थी। इसका शुभारंभ करने के लिए मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना गए थे, जहां उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि आज की पीढ़ी में बौनापन बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कि बौने बच्चे हो रहे हैं और दूसरा नशे की जाल में फंस रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की सेहत पर ध्यान दिया जाए और बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए कुछ कदम उठाया जाए। हालांकि ऐसे बच्चे जो इसकी चपेट में आ रहे हैं उन पर नियंत्रण रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभिभावकों की ओर से भी और शिक्षकों की ओर से भी। कुछ ऐसे शब्द आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से भी कहे गए हैं। बड़ी जानकारी मेट्रोपोल को लेकर निकलकर सामने आई है। मेट्रोपोल जहां पर विधायकों को रहने के लिए सुविधा दी जाती है सरकार की ओर से, अब यहाँ देखिए 8 मंजिला नया भवन बनेगा। बिल्कुल बात हम राजधानी शिमला के सर्कुलर रोड में लिफ्ट के साथ स्थित मेट्रोपोल की कर रहे हैं। आपने देखा होगा लिफ्ट से आती जाती बार एक बड़ा भवन वहाँ पर बना है मेट्रोपोल के नाम से, और ये मेट्रोपोल अब एक तरह से 8 मंजिला भवन के तौर पर तैयार किया जाएगा, यानी कि नई इमारत वहाँ खड़ी होने वाली है। तकरीबन 95 करोड़ की लागत इसमें आएगी। विधायकों को रेजिडेंस की सुविधा देने के साथ साथ उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों के लिए भी वहाँ रेजिडेंस तैयार किए जाएंगे। ये सुविधा देने की तैयारी अब सरकार कर रही है। इसके लिए PWD ने विधानसभा को नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि इसी मेट्रोपोल भवन में विधानसभा के भी कर्मचारी रहते हैं। ये क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के सरकारी कर्मचारी मेट्रोपोल में रह रहे हैं। फिलहाल इन्हें अपने सरकारी भवन खाली करने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ नए भवन का निर्माण होना है और विधानसभा अभी विकल्प निकालने में लगी हुई है। विधानसभा प्रशासन की ओर से रास्ता निकाला जा रहा है कि कहाँ अभी इन सरकारी कर्मचारियों को एडजस्ट किया जा सकता है। हो सकता है रेंट इन्हें अभी सरकार की ओर से उपलब्ध करवाया जाए रहने के लिए। ये रेंट 12,000 रुपये, 10,000 रुपये और 8,000 रुपये तक होगा कैटेगरी के हिसाब से। जैसे क्लास 1 कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, क्लास 1 अधिकारी हैं तो उन्हें 12,000 रुपये यहाँ रेंट दिया जा सकता है। इसी तरह से अगर हम क्लास 2 की बात करें तो 10,000 तक उन्हें रेंट दिया जा सकता है सरकार की ओर से। क्लास 3 को 8,000 तक यहाँ रेंट दिया जा सकता है। लेकिन अभी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़रूर जोड़ दी गई है कि 95 करोड़ की लागत इसमें आने वाली है। मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन विधानसभा को जब नोटिस जारी हुआ है उसके बाद विकल्प ढूंढना विधानसभा ने शुरू कर दिया है अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो कि मेट्रोपोल में ही रह रहे थे। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अब आने वाले समय में जब 8 मंजिला भवन वहाँ तैयार होगा तो विधायकों के साथ साथ निजी सुरक्षा अधिकारियों को भी रहने के लिए वहाँ रेजिडेंस तैयार किए जाएंगे। कैबिनेट बैठक पर आएंगे। कैबिनेट बैठक 22 अक्टूबर को होने जा रही है। हालांकि इससे संबंधित नोटिस अभी अधिकारियों को नहीं मिले हैं, लेकिन मंत्रियों को ये सूचना दे दी गई है कि 22 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक बुलाई जा रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि ठीक इससे पहले कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी डेप्यूटी CM मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में। ये फंसी भर्तियों को लेकर बैठक होने जा रही है। तकरीबन 6 पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें लेकर बात अभी आगे नहीं बढ़ पाई है। 4 पोस्ट कोड्स ऐसे हैं जिन पर FIR है। एक पोस्ट कोड में रिजल्ट घोषित हो गया था, लेकिन इसमें उमा आज़ाद का बेटा नितिन आज़ाद है, जिस वजह से बीच में ही ये प्रोसेस रुक गया है। और एक और पोस्ट कोड है जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी डेप्यूटी CM कुल्लू में है, उसके बाद 15 तारीख तक उनका रहने का कार्यक्रम ऊना में बताया जा रहा है और फिर ये 17 से 22 अक्टूबर के बीच कभी भी
यहाँ कैबिनेट सब कमेटी की बैठक ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 17 को ही होगी, 18 या 19 को भी हो सकती है, लेकिन ये बात तय है कि 17 से 22 के बीच कभी भी ये कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुला ली जाएगी और जैसे ही एक तिथि फाइनल होती है तो ज़रूर हम आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। देखिए, डीए और एरियर की अनाउंसमेंट के बावजूद भी सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन ने जनरल हाउस बुला लिया है। अगले कल ये जनरल हाउस बुलाएंगे ठीक 1 से 2 बजे के बीच और ये पांचों एसोसिएशन हैं जिसमें गेजेटेड ऑफिसर एसोसिएशन है, इसके अलावा एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, पीए और पीएस एसोसिएशन है, एचपी सेक्रेटेरिएट ड्राइवर एसोसिएशन भी हैं और क्लास 4 एसोसिएशन भी है। ये पांचों एसोसिएशन सचिवालय की हैं, लेकिन इसके अलावा जो कर्मचारी इनके साथ इसमें जुड़ने वाले हैं वो गवर्नर सेक्रेटेरिएट के हैं, लोक आयुक्त के हैं, एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन के हैं, एचपी विधानसभा के हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल ऑफिस के भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कर्मचारी आने वाले हैं। डीए और एरियर पर तो अनाउंसमेंट हो ही गई है। हालांकि अभी क्लास 4 कैटेगरी को ये 20,000 का एरियर दिया जाएगा, डीए 4% किस्त दी जाएगी कर्मचारियों को भी, पेंशनर्स को भी। इसके बावजूद जनरल हाउस बुला रहे हैं सचिवालय एसोसिएशन। कारण बड़ा ये है कि प्रिविलेज मोशन अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। दूसरी बात, कुछ एक भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। जैसे पोस्ट कोड 962 की बात करें तो सचिवालय स्तर पर ये भर्ती होनी है। सचिवालय स्तर पर कर्मचारी कुछ डिमांड्स रख रहे हैं जो सिर्फ सचिवालय कर्मचारियों के लिए होगी, उस पर अभी तक कोई हामी सरकार ने नहीं भरी है। और सबसे बड़ी बात कि एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ अभी तक वार्ता नहीं हो पाई है। सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन के अध्यक्ष को अभी तक वार्ता के लिए सरकार ने नहीं बुलाया। हालांकि सबके बीच अध्यक्ष संजीव कुमार का ये कहना है कि वो अगले कल जनरल हाउस बुलाकर सरकार का आभार व्यक्त करने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मांग तो डीए एरियर पर थी और एक हद तक वो सरकार ने सुन ली है। अब आने वाले समय में बाकी भुगतान भी कर्मचारियों के कर दिए जाएंगे, ये उम्मीद यहाँ कर्मचारियों की सरकार से बन गई है। हालांकि प्रिविलेज मोशन जो 5 नेताओं के लिए जारी किए गए थे वो अभी तक वापस नहीं लिए गए हैं। इस पर कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक कर्मचारी नेताओं ने नहीं दी, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि जब जनरल हाउस बुलाया जा रहा है तो बाकी के इश्यूज़ पर भी इसमें बिल्कुल चर्चा होने वाली है, क्योंकि सचिवालय के बाहर से भी देखा जा सकता है कुछ एसोसिएशंस इसमें भागीदारी दिखाने के लिए अगले कल पहुंच रही हैं। एक जानकारी जो कि किसानों से जुड़ी हम लेकर आए हैं। कृषि विभाग के पास रवि सीजन का बीज पहुंच गया है। ये बीज की खेप आ गई है। इसमें गेहूं, बरसीम, लहसुन और पालक और मेथी का बीज पहुंचा है। फिलहाल किसानों को गेहूं और जेई बीज पर प्रति किलो पर 15 रुपये सब्सिडी मुहैया करवाई जा रही है, जबकि बरसीम पर 50 रुपये और लहसुन पर 25% और पालक व मेथी पर 50% अनुदान मुहैया करवाया जाएगा। किसान भी रवि सीजन के बीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और कृषि विभाग के पास पहुंच गए हैं। जिस ब्लॉक से जिस बीज के लिए जितनी डिमांड आई है उतना ही वहां पर विभाग की ओर से सप्लाई किया जा रहा है। तो फिर फिलहाल के लिए यही जानकारी। फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।